हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम 23 एंड इस थ्योरी रिवीजन क्लास में वी विल रिवाइज बाइनोमियल थ्योरम। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में आर फैक्टोरियल या फिर आर फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल आर तक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आर फैक्टोरियल को आई कैन राइट डाउन आर टाइम्स आर माइनस 1 या फिर दो बाहर निकाल लें आर माइनस 1 आर माइनस, तो नेक्स्ट फैक्टोरियल ये हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट, 0 फैक्टोरियल 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120 एंड 6 फैक्टोरियल 720। इतनी वैल्यूज़ हम याद कर लें ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रहे। फिर पॉइंट 2, द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p in n factorial is given as, अगर मान लिया कोई भी नेचुरल नंबर n है उसको हमने फैक्टोरियल उसको हमने मान लिया प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया, जैसे 6 फैक्टोरियल है दैट इज 720, तो ये 720 जो वैल्यू आई इसको हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, तो 2 रेज़ टू पावर समथिंग, 3 रेज़ टू पावर समथिंग एंड 5 रेज़ टू पावर समथिंग, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो 2 पे कितनी पावर आएगी उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज़ कि n को हमने p से डिवाइड किया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस फिर हमने n को p स्क्वायर से डिवाइड किया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस फिर हमने n को p क्यूब से डिवाइड किया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस एंड सो ऑन। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यूजली जो इस तरह के क्वेश्चन है कि नोट 1, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ n factorial is equals to exponent of 5 in n factorial, क्योंकि लास्ट में 0 लाने के लिए हमें 10 का मल्टीपल चाहिए और 10 बनाने के लिए एक 5 और एक 2 चाहिए। 2 और 5 में 5 कम बार अवेलेबल होगा तो वही डिसाइड करेगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू n/5 प्लस n/25 प्लस, यहाँ मल्टीपल नहीं है एक्सपोनेंट है, मतलब 5 के बाद 10 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 5 आएगा, फिर 5 स्क्वायर, फिर 5 क्यूब, और ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हुआ तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगा जिसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा, उसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो वो सब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा नोट 1। नोट 2, if r factorial is divisible by prime p, then r की मिनिमम वैल्यू कितना होगा, p ही होगा। सही है, क्योंकि जो प्राइम होगा वो और किसी भी कॉम्बिनेशन से बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर आर फैक्टोरियल को मान लें 11 से डिविजिबल होना है तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 11। 11 के बाद 12, 13, 14, 15 ये सब चलेगा, बट 11 फैक्टोरियल से पहले कभी भी हम 11 बना ही नहीं पाएंगे। बट अगर मैं बोलूँ कि आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सच दैट आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 10, तो फिर आर की मिनिमम वैल्यू 10 नहीं बोलेंगे, वो तो तुम यहाँ पे देख लो 5 फैक्टोरियल ही 10 से डिवाइड हो गया, तो फिर आर की मिनिमम वैल्यू 5 होगी। तो अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो आई विल सी के उस कॉम्पोजिट नंबर में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं और कौन क्रिटिकल है, कौन ये डिसाइड करेगा कि कितने मिनिमम आर की वैल्यू से हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है। प्राइम के लिए सीधा सीधा है कि अगर आर फैक्टोरियल को प्राइम पी से डिवाइड होना है तो कम से कम आर की वैल्यू पी तो होनी चाहिए, पी या उससे ज़्यादा कुछ भी हो हमेशा चलेगा। ये हो गया हमारा पॉइंट 2। आगे चलते हैं।
0.3 is binomial coefficient and related properties। तो उसमें सबसे पहले तो 3.1 अगर NCR लिखा है तो उसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं NCR ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए इट हैज़ टू बी एन इंटीजर। ठीक है, एनसीआर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इंटीजर। और एंड ये डिफाइन कैसे होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो एनसीआर में जो अपर सबस्क्रिप्ट होगा वो एज इट इज ऊपर आ जाएगा, लोअर सबस्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस और एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, इसको हम याद रखने के लिए ऐसे भी ले सकते हैं कि मान यहाँ स्टार है और यहाँ कुछ भी ऐसे है, तो ऊपर स्टार का फैक्टोरियल, नीचे इसका फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टार माइनस जो भी है फ्लावर टाइप, वो आज ऐसे आ जाएगा। ये हो गया हमारा 3.1। और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 अप टिल n माइनस आर प्लस 1। इसके बाद जो आगे आएगा वो n माइनस आर का फैक्टोरियल आएगा, वो इससे कैंसिल हो गया अपॉन आर फैक्टोरियल। और ये क्वांटिटी एक इंटीजर है, तो यहीं से हमें और एक रिजल्ट क्या पता लगा? प्रोडक्ट ऑफ एनी consecutive are natural numbers will be divisible by r factorial, will be divisible by r factorial। फिर 3.3, अगर एन सी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वाई और एक्स और वाई का सम एन होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। 3.4, अगर एन सी आर लिखा है तो उसको हम एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एन सी एन माइनस आर लिखेंगे तो अपर का सबस्क्रिप्ट ये आ जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज 3.4। फिर 3.5, 3.5 में एन सी 0 और एन सी एन दोनों का वैल्यू कितना होगा? 1। ये कुछ वैल्यूज़ याद कर लिया, एन सी 1 और एन सी 1 एंड एन सी एन माइनस 1 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? n। एन सी 2 एंड एन सी एन माइनस 2 विल बी n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही एन सी 3 और एन सी एन माइनस 3 विल बी n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारा 0.3। फिर 0.4, प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज। तो उसमें फॉर्मूला 1, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 बराबर n प्लस 1 सी आर। ये हो गया फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 2, r इंटू एन सी आर बराबर n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। फिर फॉर्मूला 3, एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 बराबर
ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है बस। इसी में आर को इधर ले गए, एन को इधर ले आए, r+1 अपॉन n+1। फिर फॉर्मूला 5 NCR अपॉन NCR-1 बराबर इसमें क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर जैसे n फैक्टोरियल लिखा, नीचे r फैक्टोरियल लिखा, n-r फैक्टोरियल लिखा, तो यहाँ पे ऊपर n फैक्टोरियल लिखा वो कैंसिल हो गया। इसके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल आएगा और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में r-1 फैक्टोरियल आएगा, उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ r आ जाएगा। और ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा n-r+1, तो ये और एक्स्ट्रा आ जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी 4। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, तो ये हमें अच्छे से रटा होना चाहिए। फिर फॉर्मूला 5 क्या है, RCR प्लस RCR+1, सॉरी, अगर लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है और अपर सबस्क्रिप्ट एक एक से बढ़ रहा है, R+1CR प्लस R+2CR प्लस ऐसे चलते चलते कहीं तक भी जाए NCR, तो लास्ट वाले में एक एक जोड़ दो, n+1CR+1, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम देखें, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCN, तो दैट विल बी 2n। फॉर्मूला 7, अगर ऑल्टरनेट को निकालें तो पहली बात तो उसका सम बराबर होगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन विल बी इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2n-1, 2n का हाफ, इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट। फॉर्मूला नंबर 8, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस एंड सो ऑन, अगर ये कहीं पे भी जाके मान लिया एब्रप्टली रुक जाए NCM, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1m एंड इनटू n एक कम हो जाएगा, m उतना ही रहेगा, ये आएगा। ये हमारे हो गए कुछ फॉर्मूले। आगे चलते हैं। पॉइंट 5 बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो उसमें पॉइंट 5.1 अगर ऐसे लिखा है x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो दैट विल बी NC0 x रेज टू पावर n, NC1 x रेज टू पावर n-1 इंटू वाई प्लस NC2 x रेज टू पावर n-2 इंटू वाई स्क्वायर, NCR x रेज टू पावर n-r इंटू वाई रेज टू पावर r, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में NCN y रेज टू पावर n। तो इसके रिस्पेक्ट में नोट 1, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। फिर नोट 2, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म on right hand side will be equals to n। तो इसमें x और y की पावर जोड़ लो, वो हमेशा हर टर्म में n ही रहेगा। नोट 3, कोफिशिएंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट आर इक्वल, मतलब जो पहला कोफिशिएंट है NC0 दैट इज
NC0 और NCn बराबर है, इधर से पहला इधर से पहला, इधर से दूसरा एंड इधर से दूसरा बराबर है एंड सो ऑन। फिर नोट 4 R प्लस 1th टर्म बराबर TR+1 विच इज़ इक्वल्स टू NCR इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर आर। फिर नोट 5 मिडिल टर्म विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें बेसिकली दो केस बन जाएंगे। अगर n है इवन तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, दैट विल बी n+1, ऑड हो जाएगा, उसमें एक ही मिडिल टर्म आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा t n/2 + 1 एंड दैट विल बी nc n/2 x raised to power n/2 into y raised to power n/2. There will be only one middle term. If n is odd, यहाँ पे क्या होगा, one middle term. अगर n odd है तो there will be two middle terms. तो एक तो हो जाएगा t n+3/2 और वो हो जाएगा NC n+1/2 x raised to power n-1/2 y raised to power n+1/2 एंड दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा n+1/2 दैट विल बी NC n-1/2 x raised to power n+1/2 y raised to power n-1/2, ये हो जाएगा। This is point 5. Note 5. फिर note 6 rth term from left hand side is equals to n minus r plus term from right hand side. फिर नोट 7, अगर देखो x प्लस वाई रेज टू पावर n एंड x माइनस वाई रेज टू पावर n को अगर हम ऐड करें तो ऑल्टरनेट टर्म्स डबल हो जाएंगे। तो NC0 पहला टर्म डबल हो जाएगा, दूसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन के साथ आएगा, प्लस NC2 x रेज टू पावर n-2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस NC4 x रेज टू पावर n-4 इंटू वाई रेज टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। और अगर इनको हम घटा दें तो जो अदर हाफ टर्म्स हैं वो मिलेंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, दैट विल बी NC1 x रेज टू पावर n-1 इंटू वाई, NC3 x रेज टू पावर n-3 इंटू वाई क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। सो दिस वॉज पॉइंट 5. पॉइंट 1. पॉइंट 5.2, जैसे x प्लस वाई रेज टू पावर n लिखा है तो इसको हम x की हाईएस्ट पावर की तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। x रेज टू पावर n-1 इंटू वाई, NC2 x रेज टू पावर n-2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आ जाएगा NCn y रेज टू पावर n। अगर x प्लस वाई लिखा है तो ऑफकोर्स उसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज NC0 और y की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट कर दिया, y रेज टू पावर n-1 इंटू एक्स, NC2 y रेज टू पावर n-2 इंटू एक्स स्क्वायर, उस वाले केस में इट विल बिकम x रेज टू पावर n। ये हो गया। पॉइंट 5.3, अगर हम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n लिखें, मतलब x प्लस वाई में भी हम ऐसे तो कर ही सकते हैं कि x को बाहर निकाल दें और y बाई एक्स को x की तरह ट्रीट करें,
तो हर एक्सपेंशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आ जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCn x रेज़ टू पावर n। दैट विल बी सिग्मा NCr x रेज़ टू पावर r बराबर 0 से लेके n तक। और 1 माइनस x रेज़ टू पावर n विल बी NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला इस बात पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो r बराबर 0 से लेके n तक माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू NCr इंटू x रेज़ टू पावर r। यह गया हमारा पॉइंट 5.3। फिर पॉइंट 6, in the expansion of 1 plus x raised to power n for some given values of x and n, calculate r is less than or equals to n plus 1 upon 1 plus 1 upon mod x। मान लिया this is equals to कोई भी नंबर m। केस 1, if m is a natural number then t m plus 1 will be the greatest term in magnitude। ठीक है। और अगर ये टर्म मान लिया पॉजिटिव हुआ तो ये वैल्यू वाइज सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। अगर ये टर्म नेगेटिव हुआ तो ये वैल्यू वाइज सबसे छोटा हो जाएगा। और इसके जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट और इमीडिएटली राइट दोनों पॉजिटिव होगा अगर ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होगा उस वाले केस में। तो इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाले जो पॉइंट है वो दोनों पॉजिटिव होंगे। उनमें से जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो वैल्यू वाइज सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। तो केवल मैग्नीट्यूड वाइज ये वाली चीज़ निकालने से भी हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। केस 2, इफ़ m इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर देन इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए था Tm। T मतलब हमने उल्टा बोल दिया, ऐसे लिखते हैं। अगर m नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर दिस टर्म ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हमने इसका इंटीग्रल पार्ट लिया, वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा, बस एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होगा मैग्नीट्यूड वाइज। और उसके इमीडिएटली लेफ्ट और राइट वाला तो मैंने बोला कि वो सब चलेगा कि अगर माने ये टर्म पॉजिटिव हो जाए तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाइज टर्म यही हो जाएगा। मतलब इस पूरे का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आए तो वैल्यू वाइज ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और अगर सारी टर्म पॉजिटिव हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज जो लीस्ट टर्म होगा वो या तो पहला होगा या फिर आखिरी होगा। ये तो हो गया कि अगर x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है फिर उसके बाद हमने देखा कि ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट और राइट वाले दोनों नेगेटिव होगा। उनमें से जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो वैल्यू वाइज लीस्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है। ये एक सिनेरियो हो गया। और दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि अगर ये वाला टर्म खुद नेगेटिव हो जाए, ये वाला टर्म खुद नेगेटिव हो जाए तो ये लीस्ट टर्म हो जाएगा। इसके इमीडिएटली लेफ्ट और राइट वाले दोनों पॉजिटिव टर्म होंगे, उसमें से हम देख लेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। बट अगर m नेचुरल नंबर है देन नेचुरल नंबर ही हो गया तो फिर m+1 एंड मॉड ऑफ Tm दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा एंड विल बी ग्रेटेस्ट इन
magnitude and it will be greatest in magnitude. ये हो गया हमारा पॉइंट 6. फिर आगे पॉइंट 7. इफ P is prime number then accept PC0 and PCP all other binomial coefficient PCR where R is equals to, मतलब 0 और लास्ट वाला छोड़ दिया क्योंकि इनका वही तो 1 1 आएगा, 1 2 3 अप टिल P-1 तक जितने भी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं विल बी डिविजिबल बाय प्राइम P. ये पॉइंट हो गया. फिर पॉइंट 8 सम ऑफ सीरीज. उसमें पहले आ गया टाइप 1 जिसमें इस तरह का सीरीज़ आ रहा है, मतलब सम एक्सप्रेशन ऑफ R इनटू NCR. तो इसमें सम करने के लिए हम क्या बोलेंगे, यूज़ R इनटू NCR फॉर्मूला. इस तरीके से सम करेंगे. फिर टाइप 2 वाले में ऐसे कुछ आ रहा होगा, NCR अपॉन डिनोमिनेटर में f ऑफ R आ रहा होगा. तो इसमें अगर पॉसिबल है, मतलब पहले तो हम यही करेंगे, यूज़ NCR अपॉन R+1 फॉर्मूला. पहले तो ये कोशिश किया, अगर ये हो गया तो वेल एंड गुड, ये ठीक है. अदरवाइज यूज़ इंटीग्रेशन. ये हो गया. फिर टाइप 3 में इस तरह की हो गया कि MCR इंटू NCR टाइप या R+1 या R-1 कुछ ऐसा हो गया. तो इसमें हमारा प्रोसीजर क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 सीरीज एंड compare appropriate coefficient on both the sides. ठीक है. और स्पेशली अगर मान लिया इस तरीके का सम आया, जैसे R इज इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक, और मान लिया 20CR और आ गया 30CR+1, मान लिया इस तरह का कुछ सीरीज़ आया. तो इसमें हम पहले तो क्या कोशिश करेंगे कि लोअर सबस्क्रिप्ट का कोफिशिएंट क्या कांस्टेंट बनाया जा सकता है. तो दिस इज़ इक्वल्स टू, जैसे हमने कांस्टेंट का मतलब क्या, यहाँ पे तो R की वैल्यू 1 रखेंगे, तो जो सम है वो 2R+1 आ रहा है. R अगर चेंज होगा तो वो सम चेंज होता रहेगा. बट अगर मैं इसी को ऐसे लिख लूँ, 30C NCR बराबर NCN-R, 30 में से ये घटा दिया तो 29 -R. तो अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 29, विच इज़ ए कांस्टेंट. अगर ऐसा है तो हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. अच्छा, ऐसा जब भी कर सकते हैं जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन ना हो, सारे प्लस में हो या सारे माइनस हो. तो ऊपर वाला को जोड़ दिया 50C, ये कांस्टेंट कितना आया 29. ये आंसर आ जाएगा. बस इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है. तो जैसे R बराबर 1 है, इसमें R बराबर 0 से चालू हो सकता था, और 20 रखने पे 20C 20 आएगा, उसके आगे तो कोई टर्म आ नहीं सकता. 20C 21 तो डिफाइन ही नहीं होगा. तो राइट हैंड साइड पे सारे टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 वाला टर्म मिसिंग है, तो वो हमने टोटल आंसर में से घटा दिया. अगर 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 20C 0 इंटू 30C 1. ये आंसर हो जाएगा. ये हो गया हमारा पॉइंट 8. और इसी में टाइप 4 हो जाएगा कि इफ़ इन सीरीज
लोअर सबस्क्रिप्ट इज फिक्स्ड देन यूज NCR को हम ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r in 1 plus raised to power n. Then use the following concept. ये जो टाइप 4 है ये बेसिकली थोड़ा सा टफर साइड पे जाएगा और ये अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं. ये तो जस्ट मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि हम इसको अगर पहले हमने पढ़ रखा है तो एक बार हमें रिवाइज हो जाए कि एग्जैक्टली क्या बात चल रही है और कुछ नहीं. सो दिस इज पॉइंट 8. आगे चलते हैं पॉइंट 9. मल्टीनोमियल थ्योरम. तो 9.1 कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर अल्फा, y रेज टू पावर बीटा, z रेज टू पावर गामा and w रेज टू पावर ईटा in the expansion of ax plus by plus cz plus dw whole raised to power n will be case 1 0 if alpha plus beta plus gamma plus eta is not equals to n. ये ईटा है और ये n है. ठीक है, अगर इसकी पावर का सम n के बराबर हुआ ही नहीं तो ऐसा टर्म आएगा ही नहीं. n नेचुरल नंबर है, ये हमें दे रखा है. एंड केस 2 इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल एंड ईटा फैक्टोरियल into a raised to power alpha, b raised to power beta, c raised to power gamma and d raised to power eta. ये हो जाएगा. ये एक चीज हो गया. फिर नोट 2 in the expansion of x plus या ऐसे लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xr रेज टू पावर n टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इक्वल्स टू n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. मतलब अगर हमने इसको एक्सपेंशन को ओपन कर दिया तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसमें जो सिमिलर टर्म है उनको क्लब कर लिया. तो ऐसा करने से डिफरेंट जो टर्म्स बनेंगे, डिस्टिंक्ट टर्म्स बनेंगे, वो इतने बनेंगे. बट इसमें x1 x2 x3 अप टिल xr तक सब अलग अलग होना चाहिए. अगर मान लें कुछ ऐसे आ जाए 1 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर तो फिर ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली फेल हो जाएगा, क्योंकि x और x स्क्वायर दोनों ही x के टर्म्स में आ गए तो उसमें क्या होगा कि और भी टर्म आपस में क्लब हो जाएंगे, तो आंसर इससे और छोटा आएगा. और इस बात का बस ध्यान रखेंगे हम. P9 इज मल्टीपल थ्योरम, सॉरी मल्टीनोमियल थ्योरम. P10 एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंडेक्स. अगर मान लिया नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स, अगर पावर में मान लिया नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इफ मॉड एक्स इज लेस देन 1 देन, इसमें एक कंडीशन है कि एक्सपेंड हम जब ही कर सकते हैं जब मॉड एक्स 1 से छोटा हो. तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन. ये ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा. अगर n नेगेटिव हुआ और या फिर कोई फ्रैक्शन हुआ तो
नोट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा. 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 विल बी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक चला जाएगा. दिस इज नोट 2. एंड नोट 3, इसी वाले में x के माइनस एक्स रखते हैं, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा. 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अप टिल इन्फिनिटी तक. तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हो गए उसी फॉर्मूले के. दिस वाज पॉइंट 10. अब पॉइंट 11, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट. अगर मान लिया हमें x बराबर कुछ ऐसे दिया जाए a प्लस बी रूट सी रेज टू पावर n, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि पहले तो एक्सपेंड किया, तो x बराबर a प्लस बी रूट सी रेज टू पावर n, वो ऐसे आ जाएगा NC0 a रेज टू पावर n प्लस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी रूट सी प्लस NC2 इंटू NC a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू बी रूट सी की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन. अगर ए बी सी इंटीजर हैं और c मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट टर्म रैशनल एंड इरेशनल आ जाएगा. ये इंटीजर आ जाएगा, ये इरेशनल टर्म आ जाएगा इस रूट सी की वजह से, फिर ये रैशनल आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने से रूट चला जाएगा, तो इवन पावर सब रैशनल आ जाएगा, ऑड पावर सब इरेशनल आ जाएगा. तो फिर हम अपनी तरफ से क्या करेंगे कि कंसीडर a माइनस बी रूट सी रेज टू पावर n, या फिर बी रूट सी माइनस ए, वो जो भी बड़ा और छोटा है उसके हिसाब से. अगर a बड़ा है तो ऐसे लिख लिया, बी रूट सी अगर वैल्यू वाइज बड़ा है तो उल्टा लिख लिया. दैट विल बी NC0 a रेज टू पावर n माइनस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी रूट सी प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू बी रूट सी का स्क्वायर एंड सो ऑन. अब इसको हम जोड़ के मोस्ट वाली, पहले तो क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी. जो भी क्वेश्चन बनेगा मोस्ट वाली ये 1 से छोटा वैल्यू होगा. इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, वो डिपेंड करता है कि इरेशनल पार्ट कैसे चला जाए. तो यहाँ वाले केस में तो हमने जोड़ दिया तो ये इरेशनल पार्ट चला जाएगा. अगर ये मैंने उल्टा लिखा हो, मतलब बी रूट सी बड़ा हो, तो बी रूट सी माइनस ए रेज टू पावर समथिंग लिखा हो, देन आई हैव टू सी कि एन इवन है या ऑड है. अल्टीमेटली ये है कि या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा. और फिर ये वाला टर्म अगर 1 से छोटा हुआ इसको उधर ले जाओ, तो ये तो इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से निकल आएगा. मतलब निकल आएगा एग्जैक्टली ये भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 माइनस दिस हो जाए. दैट डिपेंड्स कि एन इवन है ऑड है, क्या लिखा है कैसे लिखा है उसके ऊपर. तो ये हमारा हो गया पॉइंट 11, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट. फिर पॉइंट 12, दैट इज लास्ट डिजिट. तो लास्ट डिजिट में नोट 1, लास्ट डिजिट of n raised to power m occurs in cyclic order. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोलें कि 1 रेज टू पावर m, तो वो हमेशा 1 रहेगा. अगर हम बोलें कि यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा हो, तो लास्ट डिजिट की बात करें, लास्ट डिजिट हमेशा 1 आएगा. समथिंग रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर m लिखा है, तो जो 2 का लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो या तो 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 8 होगा या फिर 6 होगा. इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 रेज टू पावर 4 के का जो लास्ट डिजिट है वो 6 होगा,
लास्ट डिजिट। 2⁴k प्लस 1 का लास्ट डिजिट 2 होगा, 2⁴k प्लस 2 का लास्ट डिजिट 4 होगा, 2⁴k प्लस 3 का लास्ट डिजिट 8 होगा। तो हम इसका टेबल ही बना लेते हैं। ये हो गया n⁻m और ये हो गया लास्ट डिजिट। तो 1⁻m का लास्ट डिजिट 1, 2⁻m में लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8। कब कब आएगा? जब 4k प्लस 1 पावर हो, 4k प्लस 2 पावर हो, 4k प्लस 3 पावर हो, या सॉरी उल्टा हो गया, 8, 6 इधर आएगा जब 4k पावर हो। फिर अगर हम 3⁻m की बात करें तो लास्ट डिजिट 3 भी आ सकता है, और 9, 3, 27, 81 और फिर वापस यही आ जाएगा। इसमें भी ये वैलिड है, ये इधर भी वैलिड है एंड इधर भी वैलिड है। फिर 4⁻m में 4, 6, फिर 4, 6, 4, 6 होता रहेगा। अगर ऑड है पावर तो 4 आएगा, इवन पावर है तो 6 आएगा। 5⁻m का लास्ट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। 6⁻m का लास्ट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। 7⁻m का लास्ट डिजिट 7, 9, 3, 1 ये रहेगा। और वही 4k प्लस 1 पावर है अगर 7 का तो लास्ट डिजिट 7 रहेगा। अगर 4k प्लस 2 है, जैसे 7 स्क्वायर है तो 49 होता है, तो लास्ट डिजिट कितना हो गया? 9। तो ये 4k प्लस 3 एंड ये हो गया 4k। फिर उसके बाद अगर 8 की पावर m है तो सोच लो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। तो 8, 64, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, फिर 2 बचा, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब यही चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो ये 4k प्लस 1 पावर पे, 4k प्लस 2 पावर पे, 4k प्लस 3 पावर पे, 4k लिखो या 4k प्लस 4 लिखो, दोनों की बात है। तो ये हो जाएगा। और फिर आता है 9⁻m, तो 9, 9, 1, 9, 1 ऐसे आता रहेगा। इवन है तो ये, ऑड है तो ये। और यूनिट डिजिट अगर 0 है तो लास्ट डिजिट हमेशा ही क्या रहेगा? 0। एक तो हमारा हो गया ये लास्ट डिजिट चला था, ठीक है। नोट 2, इफ लास्ट 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर n⁻, या चलो m⁻n, then try to express m as some 10k plus minus 1 and then expand binomially। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी टर्म्स जो होंगे, मतलब उसमें 10, 10, 10 की पावर आ जाएगी। और फिर हम देख लेंगे कि कौन कौन सा टर्म हमें लास्ट डिजिट में कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उसको छोड़ दिया, जो करेगा वो हम कर सकते हैं। अब ये जो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी नहीं बताया जा सकता है, तो ये तो केवल रिवाइज़ कर रहे हैं। मतलब अगर हमने ऐसे पहले कर रखा है तो समझ में आ गया होगा, अदरवाइज़ जाके हम नोट्स पढ़ें प्रॉपरली पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। ये हो गया हमारा पॉइंट 12। फिर आएगा पॉइंट 13, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी फर्स्ट, x⁻n minus y⁻n is
डिविजिबल बाय x माइनस वाई, और x रेज टू पावर 2k प्लस 1 प्लस y रेज टू पावर, अगर माइनस में है तो n इवन है चाहे ऑड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर x माइनस वाई का आएगा, तो उससे डिविजिबल है। अगर बीच में प्लस है तो ऑड पावर अगर होगा तो ही वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। दूसरा ये आ गया। फिर थर्ड, इफ वी नीड टू फाइंड रिमाइंडर when n raised to power m is divided by p, then express n as sum k times p plus minus 1। तो फिर उससे क्या होगा कि n रेज टू पावर m जो होगा उसको हम k p का कोई मल्टीपल से प्लस माइनस 1 की डिस्टेंस पे हो। अब इसको एक्सपेंड बाइनोमियली, अब इसको अगर बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हर टर्म में p आएगा, केवल लास्ट टर्म को छोड़ के। ठीक है, तो जहाँ जिस टर्म में p आ रहा है वो p से डिवाइड करके उसको छोड़ दिया, मतलब वो तो p से डिविजिबल हो ही जाएगा और लास्ट टर्म वाला टर्म बच जाएगा। अगर सीधा सीधा ये प्लस माइनस 1 नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, n को k के मल्टीपल से मान लिया प्लस माइनस 2 आ रहा है तो भी चलेगा। तो फिर हम इसको बेसिकली एक्सप्रेस n रेज टू पावर कुछ ऐसे आएगा m1 एज kp प्लस माइनस 1। तो kp प्लस माइनस 1 मतलब अगर हमें पूरा बिल्कुल ही डिटेल में चला जाए तो उसका मतलब डायरेक्टली n अगर p के मल्टीपल से प्लस माइनस 1 पे नहीं है तो हम उसके एक्सपोनेंट में देखेंगे। फिर n रेज टू पावर m लिखा होगा तो इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि सम k1 टाइम्स n रेज टू पावर m1 इंटू सम m2, कुछ ऐसे करके आ जाएगा। अब ये जो n रेज टू पावर m1 है ये फिर ऐसे लिखा जाएगा kp प्लस माइनस 1 रेज टू पावर m2, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया और फिर उसके बाद फाइंड रिमाइंडर। इसके बाद हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पॉइंट 14 पॉइंट्स टू रिमेंबर, PTR 1। एक तो कुछ सालों से इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लिया अल्फ़ा सी बीटा इंटू गामा सी डेल्टा, और हो सकता है यहाँ पे कुछ लिखा हो, तो इसको हम बेसिकली ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें वेरिएबल वगैरह है सब। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा सी बीटा लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर गामा फैक्टोरियल अपॉन डेल्टा और गामा माइनस डेल्टा। फिर क्या हो गया कि कुछ यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो जाए, जो मान लिया यहाँ पे आर का टर्म लिखा है, आर वेरिएबल है, तो जिस टर्म में आर इवैल्यूएशन मतलब आर मान लिया किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको मान लिया हमने बाहर निकाल दिया, कुछ ऐसे करके। इसके अंदर मान लिया आर आ रहा है बट इन दोनों का सम मान लिया कांस्टेंट आ रहा है मान लिया, तो वो जो कांस्टेंट है ये ठीक है ना, समथिंग लाइक कि अल्फ़ा फैक्टोरियल बाहर निकल गया, गामा माइनस डेल्टा बाहर निकल गया, और मान लिया ये बीटा आ गया और ये डेल्टा आ गया, यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है। और अगर बीटा प्लस डेल्टा इज़ कांस्टेंट तो फिर मतलब मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं लगातार, तो फिर हम क्या करेंगे, बीटा प्लस डेल्टा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये बीटा और डेल्टा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा करने से ये वाली जो चीज़ है वो बीटा प्लस गामा, सॉरी गामा नहीं डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा सी बीटा बन जाएगी। फिर इसके बाद हो सकता है कि ये पूरा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बनना हो एंड सो ऑन। तो एक ये वाला अप्रोच हम अपने दिमाग में रखें। पॉइंट्स टू रिमेंबर 2, वैसे तो ये रेलेवेंट नहीं है
बट मान लिया अगर वो बोले कि डबल सिग्मा वाला क्वेश्चन है कि 0 और यहाँ आ जाए x y और मान लिया n आ जाएगा, यहाँ कुछ आ रहा है ऐसे ही सम टर्म इन्वॉल्विंग x एंड सम टर्म इन्वॉल्विंग y, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे वी आर हैविंग सम टर्म इन्वॉल्विंग x एंड y एंड होपफुली दिस विल बी सिमेट्रिक इन x एंड y। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं x और y को इंटरचेंज करूं तो इस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम डील कैसे करेंगे कि हमने अपनी तरफ से s लिखा, दैट इज़ यहाँ पे तो x और y के बीच में कंडीशन है कि x y से छोटा होगा। हमने पहले इनको डीकपल कर दिया कि 0 से लेके n तक एंड y बराबर 0 से लेके n तक f ऑफ x कॉमा y, मतलब जो भी एक्सप्रेशन ऑफ x और y है ये सब निकल आएगा। मतलब पहले इसमें x और y में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बचा, तो इसमें पहले y के ऊपर सिग्मा लगा के आंसर निकालो, वो x के टर्म्स में आ जाएगा, फिर उसके ऊपर x के टर्म्स में सिग्मा लगा लिया, तो ये x और y का सब आंसर आ जाएगा। दिस विल बी कंटेनिंग सिग्मा ऑफ द टर्म्स जिसमें x y से छोटा होगा, प्लस सिग्मा ऑफ द टर्म जिसमें x y से बड़ा होगा, और प्लस सिग्मा ऑफ द टर्म जिसमें x और y बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब निकल आएगा। इसमें तो इफेक्टिवली एक ही वेरिएबल बचेगा, y की जगह x रख दो और ये सब निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया S1। और अगर ये x और y में सिमेट्रिक है तो ये भी हो जाएगा S1 इफ f ऑफ x कॉमा y इज सिमेट्रिक इन x एंड y। अब देखो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है और अगर नहीं समझ में आया तो हमें बिल्कुल छोड़ दिया, ये ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, तो बस ऐसा करेंगे तो हमारा सम s क्या आ जाएगा, कैपिटल S माइनस S2। मान लिया ये वाला सम S2 है, होल डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है उसने यहाँ बराबर लगा रखा हो, तो अगर बराबर लगा रखा है तो ये वाला सम भी चाहिए प्लस S2 भी चाहिए। तो अगर यहाँ पे बराबर लगा रखा है तो फिर जो हमारा सम है उसमें प्लस S2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो हमने वैसे ही एनीवेज यहाँ पे इवेल्युएट कर रखा होगा। तो ये हो गया ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम।